नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज जो है हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो के लास्ट तक हम आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में एक-एक जानकारी विस्तृत रूप से हम आपको देंगे, ठीक ना। और जहाँ पर आपको समझ में ना आए वहाँ पर आप उस टॉपिक के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और हम कमेंट बॉक्स पढ़ करके आपके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक ना। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक ना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ है अति प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और ये जो है आपके क्लास 10th का जो है ना फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। सबसे पहले प्रकाश आखिर है क्या? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है तो हम बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछे कि क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं, तो नहीं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर बोर्ड को देख रहे हैं तो हम प्रकाश की सहायता से ही हम बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक ना। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप या हम बोर्ड को देख पा रहे हैं तो हम प्रकाश की सहायता से ही यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश के गुण। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तु है उनके अंदर हर एक के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है। हमारे अंदर भी कुछ गुण हो सकते हैं, मतलब कि जैसे अच्छाई बुराई या फिर मतलब पढ़ाने का गुण है जो हम अपना दोस्त को भी मतलब पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्रकाश के अंदर भी जो है ना प्रकृति के द्वारा कुछ गुण दिए गए हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, ठीक ना। जब भी प्रकाश गमन करेगी तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। आप देखते होंगे जो सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो हमेशा एक सीधी रेखा में ही आती है। अगर प्रकाश सीधी चलेगी तो ऐसा ही चलेगी, अगर ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इसी दिशा में आएगी, ना कि ऐसा नहीं कि प्रकाश की एक रेखा है और वो मतलब कि एक सीधी रेखा में और एक उसके नीचे चला है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब भी प्रकाश चलेगा तो हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा, या तो समांतर दिशा में या फिर ऊपर से नीचे की दिशा में, ठीक ना। तो प्रकाश का ये पहला गुण है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात कहने का मतलब आकाश में। प्रकाश की चाल जो है वो आकाश में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है ना दूरी तय कर लेती है। ये भी प्रकाश का एक खास गुण है। उसके बाद है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, इसीलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप जानते हैं कि जो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, इसीलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। उसके बाद है प्रकाश पारदर्शी वस्तु को आर पार कर जाती है, ठीक ना। ये प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश जो है वह पारदर्शी वस्तु को आर पार कर जाती है। जैसे में पारदर्शी वस्तु में आ जाएगा हवा, शीशा यानी कि कांच और जल। आप देखेंगे कि शीशा जो होती है, शीशा को प्रकाश आर पार कर जाती है, यानी कि इस पार प्रकाश आएगा और वो शीशा के बाहर निकल जाएगा। टॉर्च में भी देखते होंगे जो आगे शीशा लगा रहता है तो प्रकाश बल्ब अंदर में रहता है और उसका जो प्रकाश वह बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो ये भी प्रकाश का एक गुण है क्या, जो प्रकाश पारदर्शी वस्तु को आर पार कर जाती है, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाती है। दोस्तों, प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु को आर पार नहीं कर पाती। जैसे कि अगर हम ही हैं तो प्रकाश अगर हमारे सामने से गुजरे एकदम सामने से, तो वह हमारे पीछे नहीं गुजर सकते, क्योंकि हम क्या है एक अपारदर्शी वस्तु है, या फिर कोई लोहा से बना पदार्थ क्या है अपारदर्शी वस्तु है, वह प्रकाश को पार नहीं कर सकती, तो उसकी छाया बनाती है। तभी तो हम ही है या कोई भी मतलब कि कोई वस्तु ऐसा है जो अपारदर्शी है तो उसकी छाया बन सकती है प्रकाश के माध्यम से, ठीक है। दोस्तों, अब है प्रकाश की किरणें, ठीक ना। तो प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं और प्रकाश के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। और ये जो किरण पुंज है, ये प्रकाश का जो किरण पुंज है, इसके 3 प्रकार हैं और तीनों प्रकार जो है जो इस प्रकार है: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक ना। सबसे पहले हम समझेंगे ये चीज को, जो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज आखिर कहते किसको, ठीक ना। तो पहले हम परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको ये ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक ना। सबसे पहला है अपसारी किरण पुंज। तो इसका परिभाषा बोलता है प्रकाश की किरणें जब किसी
प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके चारों तरफ फैलती चली जाती है, तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद समांतर किरण पुंज, तो इसमें बोलता है क्या, इसमें बोलते हैं जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। और अभिसारी किरण पुंज में है जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, ठीक है ना। तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का तरीका है अपसारी, यहाँ पर अपसारी लिखा हुआ है ना, तो अपसारी मतलब प मतलब क्या, प मतलब पसरना, यानी प के बाद फ मतलब फैलना, यानी कि प मतलब पसरना। तो प्रकाश की किरण जो है ना एक बिंदु से क्या होगा, पसरता हुआ चला जाएगा चारों तरफ, यानी कि आगे की तरफ पसरता हुआ चला जाएगा, ठीक ना। जिसमें प आ जाए वो पसरने वाला किरण पुंज, यानी कि क्या अपसारी मतलब क्या, पसरने वाला यानी कि फैलने वाला किरण पुंज, ठीक ना। उसके बाद समांतर किरण पुंज, समांतर मतलब जानते हैं एक दूसरे के क्या, लंबवत, यानी कि एक दूसरे के क्या होगा, मतलब कि समांतर चलेगी, तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है, जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जो ये तीर के चिन्ह क्या है, प्रकाश की दिशा को व्यक्त कर रहा है, ठीक ना। और प्रकाश की किरणें क्या क्या हो रही है, एक दिशा पर आकर के मिल रही है, ठीक ना। तो इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ प लिखा हुआ है, तो प मतलब क्या, फैलना, ठीक ना। और उसके बाद है भ, प फ ब भ, ठीक ना। तो प के बाद ही मतलब प फ के बाद ही भ आता है, ठीक ना। तो भ के अंत में क्या होगा, एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, ठीक ना। भ में क्या होगा, एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, प से निकलेगा और लास्ट में भ पर आकर के एक बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम चलते हैं। देखिए अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए यह है प्रकाश का परावर्तन। इसका परिभाषा है क्या, प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा करके किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके जिससे प्रकाश की किरण बाहर न निकल सके, ऐसे वस्तु से, जैसे कि लोहा हो गया या फिर जैसे कि बोर्ड ही है, ठीक है, तो बोर्ड से प्रकाश किरण बाहर नहीं लौट सकती है, ठीक है। तो इससे प्रकाश की किरणें टकरा करके लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे यहाँ रूम में लाइट लगा हुआ है, तो लाइट जो है बोर्ड पर पड़ रहा है और बोर्ड से टकरा करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। जो एग्जाम्पल है आपके नजर के सामने, ठीक ना। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब जो भी घटना होता है प्रकृति में वह एक निश्चित नियम के अनुसार होता है, उसी प्रकार से ये जो घटना है प्रकाश का परावर्तन वो भी एक निश्चित नियम के अनुसार ही होता है, ठीक ना। तो उसका भी एक परिभाषा दिया गया है क्या, जो प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जो है किसी सतह पर पड़ता है और जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से वापस परावर्तित होता है, यानी कि लौटता है, और वह इस क्रम में जिन जिन नियमों का पालन करता है उस नियम को हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। और वो जो नियम है वह दो नियम है, वो जो नियम दिया गया है वह दो नियम दिया गया है क्या, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक ना। तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। पहले आप परिभाषा को समझ लीजिए, उसके बाद हम फिगर के माध्यम से आपको इसको हम समझा देंगे बढ़िया, ठीक ना। क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद है आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे से बराबर होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हुआ है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब हम इसको मतलब चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या है, यह एक समतल दर्पण है, ठीक ना। ये समतल दर्पण जो है वह परावर्तक सतह के कार्य कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक आपतित किरण को डाला गया है, उसके बाद यहाँ पर एक जो है वह परावर्तित होकर के वह जो किरण जो है वह लौट रही है, ठीक ना। आपतित किरण ही इस सतह से टकरा करके लौट रही है, जिसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। जिस सतह पर आपतित किरण पड़ रही है उस सतह को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको हम जो है ना आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस सतह पर आपतित किरण पड़ती है उस सतह को हम आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। सतह पर आपतन बिंदु पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
और इस आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद है यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक ना। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण, ये जो है आपका आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के द्वारा जो कोण यहाँ पर बन रहा है आई, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के द्वारा बने गए कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते थे। इसके द्वारा जो कोण बन रहा है यहाँ पर, उसी को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना। और ये आप इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ठीक ना। तो ए बी क्या है, ए बी आपका आपतित किरण है, ठीक है। और सॉरी ए ओ आपका आपतित किरण है। उसके बाद ओ बी आपका परावर्तित किरण है, इसको मान लीजिए एन, ओ एन आपका अभिलंब है, ठीक ना। और उसी हिसाब से इसका परिभाषा दिया गया है। इसके दो नियम है। आपतित किरण, ये आप देख रहे हैं क्या है, ये आपतित किरण है, ठीक ना। उसके बाद है परावर्तित किरण, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, ठीक ना। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो है आपतन बिंदु पर आपका एक अभिलंब खींचा गया है डॉट डॉट करके यहाँ पर। ये जो तीनों जो होते हैं ना, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तीनों के तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर आपको मतलब कि यहाँ पर बन रहा है, ठीक ना। उसके बाद है आपतन कोण, ठीक ना। परावर्तन कोण ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो आपतन कोण है आपका, ये आपतन कोण यह परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए इस कोण का मान जो है वह अगर जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो इसका मान भी 45 डिग्री होगा। ऐसा नहीं कि इसका मान अगर 46 डिग्री हो तो इसका मान जो है 45 डिग्री होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर इसका मान 45 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। और इसका जो परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब समझिए, जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका हमें उसमें आकृति बनता है, ठीक ना। वस्तु की आकृति प्रतिबिंब बनता है, और यही आकृति को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक ना। देखिए जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का आकृति बनता है, और वो जो आकृति बना उसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब है वह दो प्रकार के होता है। सॉरी, यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वह दो प्रकार का होता है, ठीक ना। प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। देखिए आपका जो प्रतिबिंब है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। और आभासी प्रतिबिंब को ही हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब रियल में उस बिंदु से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक रूप में मिलेगा तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही हम दूसरे नाम में काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें वास्तविक रूप से नहीं आएगा बल्कि आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब था, और प्रतिबिंब के दो प्रकार था। अब हम अगला टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। देखिए अब है गोलीय दर्पण, ठीक ना। और गोलीय दर्पण के बारे में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण आखिर कहते किसके। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। यानी कि इसकी जो परावर्तक सतह होगा ना वह एक खोखला गोलाकृत में होगा। जैसे क्या, जैसे में मान लीजिए चम्मच से जब प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा तो वह एक गोलीय दर्पण के रूप में कार्य करेगा, ठीक ना। और ये गोलीय दर्पण जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक ना। देखिए और पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। उसकी परिभाषा समझने के बाद हम आपको इसका याद रखने का ट्रिक बता देंगे, ठीक है ना। देखिए
अवतल दर्पण, जब कांच के टुकड़े को बाहरी तरफ से रंगते हैं यानी कि रंजित या कलय करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है, ठीक ना। और जब कांच के टुकड़े को हम भीतरी तरफ से रंगते हैं या कलय करते हैं या रंजित करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, ठीक ना। देखिए तो अगर इसमें हम क्या देखे हैं कि अवतल दर्पण को हम बाहर की तरफ से रंगते हैं, ठीक ना, और उत्तल दर्पण को हम भीतर की तरफ से रंगते हैं, ठीक है। तो देखिए अवतल, अवतल, अवतल और बाहर, बोलने में आसान है ना, अवतल बाहर और उत्तल अंदर। अवतल बाहर यानी कि उच्चारण से हम पकड़ लेंगे क्या, जो अवतल बाहर उत्तल अंदर, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में हम गोलीय दर्पण को बाहर की तरफ से कलय करेंगे और उत्तल दर्पण में हम गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को हम कलय करेंगे, ठीक ना। तो अवतल बाहर उत्तल अंदर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न प्रकार के पद, यानी कि गोलीय दर्पण में जो विभिन्न प्रकार के पद आते हैं उसको हम परिभाषित करेंगे और यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। परिभाषित करने से ज्यादा जरूरी है समझना, तो पहले हम समझेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है वक्रता केंद्र, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक ना। तो उसे हम वक्रता केंद्र, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है। उसके बाद यहाँ पर है आपका वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर है वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ये है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम, उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद है ध्रुव, ठीक, ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका हम ध्रुव कहते हैं। ये जो आपका एक दर्पण है गोलीय दर्पण, ये इसका जो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु, उसको हम ध्रुव कहेंगे। उसके बाद है आपका प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं, जैसे यहाँ P है और ये C है। उसके बाद प्रधान अक्ष, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम उसका प्रधान अक्ष बोलते हैं, यानी कि PC, यहाँ पर P लिखा हुआ है यानी कि पोल यानी कि ध्रुव। उसके बाद यहाँ पर C यानी कि सेंटर यानी कि केंद्र, ठीक ना। तो ये जो PC जो लिखा हुआ है PC, ये आपका जो हो गया वह प्रधान अक्ष हो गया है। P से लेकर के C तक जो है ना आपका प्रधान अक्ष है। उसके बाद इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जो ये गोलीय दर्पण है इसके अंदर की ओर कलाई किया गया है। जब अंदर की ओर कलाई किया जाएगा तब हमें कौन सा दर्पण प्राप्त होगा, तब हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ कलाई किया गया है। उसके बाद यहाँ पर बाहर की तरफ कलाई किया गया है। तो जब बाहर की तरफ कलाई किया जाएगा तब हमें अवतल दर्पण प्राप्त होगा, यहाँ पर तब हमें अवतल दर्पण प्राप्त होगा। और ये परावर्तक सतह हो गया, क्योंकि इधर से यहाँ से लाइट इस पर आएगा, और ये जो इधर से हो गया ये आपका इधर से इस तरफ से ये हो गया इसका परावर्तक सतह, क्योंकि इधर से लाइट आएगा फिर रिफ्लेक्शन होकर के इधर लौटेगा और ये रिफ्लेक्शन होकर के इधर लौटेगा, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद था और इसका पूरा परिभाषा। अब जो हम नेक्स्ट अगला टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। देखिए अब है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार करने मतलब साइज, ठीक ना। तो ये जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी प्रकृति, आकार और साइज को हम देखेंगे, ठीक ना। तो इसको हम पाई चार्ट के माध्यम से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, और अगर आप कहिएगा तो इसको हम किरण आरेख के माध्यम से अलग से एक वीडियो बना करके, और जितने भी यहाँ पर है ना 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है, सातों टॉपिक को हम किरण आरेख के माध्यम से एक एक करके हम समझा देंगे, ठीक है ना, अगला वीडियो में अगर आप कहेंगे तो। देखिए यहाँ पर है वस्तु की स्थिति। ये जो है वस्तु की स्थिति है ध्रुव पर, ध्रुव P तथा F के बीच में, फिर F यानी कि फोकस पर, F तथा C के बीच में, फिर C यानी कि केंद्र के बीच में, C तथा अनंत के बीच में, और यहाँ पर है अनंत पर, ठीक ना। और जब वस्तु की स्थिति अलग अलग होता है तो उसका जो क्या बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति भी और प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार भी है वो अलग अलग बनता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर सबसे पहला है ध्रुव पर। तो जब वस्तु ध्रुव पर होगा तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तब प्रतिबिंब जो होगा वह ध्रुव पर ही बनेगा। और इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या फिर आभासी, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी प्राप्त होगा। उसके बाद है सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो सीधा प्राप्त होगा। उसके बाद है आकार में छोटा होगा या बड़ा, तो आकार में बराबर ही होगा। ये जो अति है
कथन ये ध्रुव पर जब वस्तु स्थित हो तब उसके लिए ये कथन है ये सभी। उसके बाद है ध्रुव P तथा F के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तब हमें हमारा जो प्रतिबिंब है वह किस प्रकार का बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। उसके बाद जब फोकस पर स्थित हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब फोकस पर स्थित हो तब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद है फोकस एफ तथा सी के बीच जब स्थित हो, यानी कि फोकस एफ है और सी जो है आपका केंद्र है, जब एफ और सी के बीच में हमारा वस्तु स्थित हो तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह सी तथा यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा होगा। उसके बाद है जब सी पर स्थित हो यानी कि वक्रता केंद्र पर, तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सी तथा अनंत के बीच अगर स्थित हो प्रतिबिंब तब हमारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, सॉरी जब सी तथा अनंत के बीच में हमारा वस्तु रखा हो तब हमारा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, तब सी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर अनंत पर स्थित हो तब, जब अनंत पर वस्तु स्थित हो तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और यह वास्तविक बनेगा, ठीक है ना, उल्टा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा में इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक ना। तो ये जो था अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार, तो ये हम पाई चार्ट के माध्यम से समझ गए हैं। अगर आप कहिएगा तो इसके लिए हम किरण आरेख के माध्यम से एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सातों टॉपिक को हम बारी बारी से किरण आरेख के माध्यम से समझेंगे। हम आपको एकदम विस्तृत रूप से बढ़िया से समझा देंगे अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बोलते हैं तब, ठीक ना। अब है आवर्धन। तो आवर्धन हम किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, ठीक ना। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा और वस्तु की जो ऊंचाई होगा उसके हम अनुपात मतलब बट्टा जो होगा उसी को हम आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, ठीक है। यदि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो और वस्तु की ऊंचाई h हो, ठीक है ना, तो इस स्थिति में आवर्धन बराबर क्या होगा, आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक ना। आवर्धन बराबर जो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक ना। अगर मान लीजिए अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वह हमारा h दिया हुआ है, ठीक ना, तो h डैश दिया गया है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई हमारा h दिया गया है, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, तो आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा वस्तु की ऊंचाई h, ठीक है। तो आवर्धन बराबर हो जाएगा m बराबर h डैश बटा h, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपनी दिशा परिवर्तन कर लेता है, अर्थात प्रकाश के इसी मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, ठीक ना। जब प्रकाश की किरणें हैं जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपनी दिशा परिवर्तन कर लेता है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से समझिए, जैसे यह एक मान लीजिए यह एक क्या है, हवा है और यहाँ पर इसमें इस माध्यम में पानी, ठीक ना। एक पारदर्शी माध्यम इस तरफ हवा है, एक दूसरा पारदर्शी माध्यम इस तरफ पानी, ठीक ना। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर ऐसे करके पड़ेगा ना, यहाँ पर हवा से यहाँ पर, जैसे में यह पानी वाला माध्यम में आएगा दूसरा माध्यम में, वैसे यह अपनी जो दिशा है वह परिवर्तन कर लेगा, ठीक ना। देख अभिलंब खींच के हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यह प्रकाश की जो किरण है यहाँ पर हवा में चल करके इस माध्यम में यहाँ पर आएगा और जैसे यह दूसरा माध्यम में ट्रेवल करेगा यानी कि गति करेगा, वैसे ही यह अपना दिशा में परिवर्तन कर लेगा, यानी कि दिशा जो है इसकी सीधा आने की वह दिशा मुड़ करके अलग दिशा में अपना चलने लगेगा। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गति करता है तो वह अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है और यही दिशा प्रकाश की दिशा मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है एक निश्चित नियम के अनुसार, ठीक ना, उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन भी एक निश्चित नियम के अनुसार ही होता है। और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम है, ठीक ना। देखिए
आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों के जो तीनों होते हैं वह एक ही समतल पर होते हैं, ठीक ना। उसके बाद है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वह एक नियतांक होता है, ठीक ना। और यह जो नियम है साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो आपसे अगर पूछेगा जो प्रकाश के कौन से नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, तो अपवर्तन के कौन से नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, तो अपवर्तन के दूसरा जो नियम है उस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, ठीक ना। लेंस जो है वह पारदर्शक पदार्थ का बना होता है, ठीक ना। और वह जो है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, वह निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है। और लेंस के जो प्रकार है वह लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये है आपका उत्तल लेंस और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा अवतल लेंस, ठीक ना। देखिए उत्तल लेंस किसे कहेंगे, तो उत्तल लेंस में जो होता है किनारे की अपेक्षा किनारे की जो ये किनारे की भाग है इसकी अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटा होता है। ये बीच वाला भाग जो ना मध्य भाग वो अधिक मोटा होता है, किसकी अपेक्षा, तो किनारे की अपेक्षा, ठीक ना। तो उत्तल लेंस में क्या है, उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा, ठीक है, किनारे की जो अपेक्षा है मध्य यानी कि बीच वाला भाग है वह क्या होगा, अधिक मोटा होगा। यह है उत्तल लेंस पहचानने का तरीका। उसके बाद है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, तो अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। इसमें मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का जो भाग है ना वह अधिक मोटा होगा, ठीक ना। मध्य का भाग पतला होगा और इसका जो किनारे का भाग है लास्ट वाला वो अधिक मोटा होगा। तो ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर है और इस तरीके से आप इसको पहचान भी सकते हैं। अब आगे है क्या, जो जब प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश का किरण जो होता है उसकी जो समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण पुंज को उत्तल लेंस से गुजारा जाता है तो वह एक बिंदु पर प्रकाश के समूह को एकत्रित कर देता है, ठीक है ना, यानी कि अभिसारित करता है। ये क्या करता है, तो अभिसारित करता है। अभिसारित करने का कहने का मतलब क्या, जब प्रकाश का किरण पुंज है वह एक बिंदु पर आकर के मिलता है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब किरण पुंज को उत्तल लेंस से गुजारा जाता है तो वह उत्तल लेंस जो है प्रकाश के किरण को एक बिंदु पर ला करके एकत्रित कर देता है, यानी कि अभिसारित करता है। तो इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है कि अवतल लेंस में जो है प्रकाश की किरण पुंज को गुजारा जाता है तो प्रकाश का किरण पुंज जो है वह प्रकाश की किरण पुंज को फैलाता है, यानी कि अपसरित करता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण जो है इसमें क्या होता है, क्या होता है, फैलता है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण पुंज को हम अवतल लेंस से गुजारेंगे, प्रकाश की किरण पुंज को हम अवतल लेंस से गुजारेंगे तो प्रकाश किरण पुंज क्या होगा, इसके बाहर निकलने के बाद फैलेगा। तो इसीलिए इसको हम अपसारी किरण पुंज भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और आप जान चुके हैं जो अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरण पुंज को क्या करता है, अभिसारित करता है। उसके बाद है अवतल लेंस में, अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। और अपसारी लेंस क्यों कहते हैं जानते हैं, जो अपसारी मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरण पुंज को फैलाना, और ये क्या क्या काम करता है, तो प्रकाश की किरण पुंज को फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। और ये जो है इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसे कहते थे, किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसकी उस क्षमता यानी कि सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों का अभिसरण या अपसरण करता है, ठीक ना। प्रकाश की समांतर किरणों को या फिर फैलाएगा या फिर एकत्रित करेगा, यह लेंस की क्षमता कहलाएगा, ठीक ना। और लेंस की क्षमता को हम पी से सूचित करते हैं। और लेंस की जो क्षमता है वह फोकस दूरी की वैध क्रमानुपात यानी कि उल्टा होता है, इसीलिए लेंस P बराबर 1/f लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। आपको यहाँ पर चीज याद रखना होगा, जो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वह धनात्मक होता है और अवतल लेंस की जो क्षमता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक ना। उसके बाद है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है
मीटर इनवर्स 1 होता है, इसको m के ऊपर -1 लिखते हैं, तो इसको हम मीटर इनवर्स 1 पढ़ते हैं, ठीक ना। 12th में हम चलेंगे तो देखेंगे जिसको मीटर इनवर्स 1 पढ़ते हैं, या फिर आप इसको मीटर पर -1 भी पढ़ सकते हैं, या फिर मीटर इनवर्स 1 पढ़ेंगे, ठीक ना। तो लेंस की जो एसआई मात्रक है वह मीटर इनवर्स 1 होता है, और लेंस का जो प्रचलित मात्रक है, ठीक ना, लेंस का जो प्रचलित मात्रक है वह डायऑप्टर है। डायऑप्टर को हम डी से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो लेंस का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स 1 है, लेकिन लेंस का जो प्रचलित मात्रक है वह डायऑप्टर ही है, डायऑप्टर है, क्योंकि डॉक्टर लोग जो होते हैं वह डायऑप्टर का ही उपयोग करते हैं, ठीक ना, लेंस की क्षमता मापने में। तो ये आपका जो है, तो ये जो हमारा साइंस के लिए 10th क्लास के लिए फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ पर आपको इस चैप्टर में टॉपिक समझ में ना आया हो आप वहाँ पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ पर फिर से दोबारा से आपके लिए वो वीडियो बना देंगे, ठीक ना।